और तो आज का हमारा क्या टॉपिक है भाई, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, ऊप क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या भाई, प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, मतलब कोड लिखने का एक तरीका है। बेस किस पर करता है भाई, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करता है। तो मैं अगर याद होगा कि यार हमने जो है ना पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जो है ना एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब जो हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, बगैर एसिंग वाली ना, ये क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। दूसरी चीज़ थी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो भाई टेंशन नहीं लेना, और ये नहीं समझना कि सर को आता नहीं है, ठीक है, आता सब है। और तीसरी चीज़ थी हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है ना वो हम रिएक्ट के अंदर पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बेहतरीन तरीके से पढ़ ली, और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका हमने ओवरव्यू कर लिया था। जावास्क्रिप्ट के अंदर कब किया था भाई, जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ लेते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ लेते हैं, दिस पढ़ लेते हैं, वो क्या भाई, ऊप की फाउंडेशन है, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या भाई, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कंसोल लॉग लिख दिया, और तो ये क्या भाई, एक सादी सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इस तरीके से जो हम कोड लिखते थे अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह की क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है, तीन तरह की प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पैराडाइम्स, ठीक है। मल्टी पैराडाइम याद है, हमने जावा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट पढ़ा था कि यार जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल मल्टी पैराडाइम, कुछ पढ़ा था हमने जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ रहे थे। तो मल्टी पैराडाइम्स क्या है यार, हम जावास्क्रिप्ट को तीन तरीके से लिख पा रहे हैं अभी। नंबर एक क्या था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, नंबर टू क्या था भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और तीसरी चीज़ क्या भाई हमारे पास, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसमें से दो तो हमने पढ़ ली हैं, तीसरी हम रिएक्ट पर जब मूव करेंगे तो तीसरी चीज़ भी हम पढ़ लेंगे। अच्छा, पहले क्या होता था, आप जो है ना क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक है। अब तो हम फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो पहले क्या होता था, क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग हो रही होती थी, ठीक है। तो ये तीन तरीके कार थे मल्टी पैराडाइम वाली चीज़ के यार, आप जो है ना किस तरीके से कोड को लिख सकते हो। तो तुमने यहाँ देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें समझ लग गया कि यार ऊप क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर क्या बात हो रही होगी, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही होगी, और वो बेस्ड ही किस पर करता है भाई, ऑब्जेक्ट्स पे बेस करता है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि यार वी यूज ऑब्जेक्ट्स टू मॉडल, वी यूज ऑब्जेक्ट्स टू मॉडल डिस्क्राइब। हम ऑब्जेक्ट को क्यों बनाते हैं कि यार हम अपने मॉडल को डिस्क्राइब कर सकें। अगर मैं बात करूं कि यार हमारे पास एक कंप्यूटर की एग्जांपल है, या फिर अगर मैं बात करूं एक स्टूडेंट की एग्जांपल है मेरे पास, तो स्टूडेंट के पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल फीचर्स, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि यार स्टूडेंट के स्किल्स क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की ईमेल क्या है, स्टूडेंट से रिलेटेड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, वो हम किसके अंदर रखते थे यार, ऑब्जेक्ट्स के अंदर रखते थे। तो ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र का, कार का, किसी और चीज़ का, एक्स वाई जी का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और उसके डेटा को गैदर कर सकता हूँ। अच्छा, और किस कब करता था, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर करता था, और फिर जो है ना जब भी मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा होता था उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स का बेहतरीन तरीके से यूज़ करके काम करता था। अच्छा, इसमें जो है ना एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स की एक बात लिखी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स मतलब छुपी हुई चीज़, क्या चीज़, छुपी हुई चीज़, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जाएंगे। तो अभी के लिए एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स को क्या समझो कि यार ये कुछ ऐसी चीज़ होगी जो छुपी हुई होगी। एब्स्ट्रैक्ट से तुम्हें कुछ ना आइडिया लग गया होगा, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह पढ़ी थी, तो उससे तुमने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा। अगर मैं बताऊँ ना एब्स्ट्रैक्ट क्या मतलब, क्या भाई, अ, मफ़हूम, खुलासा, सही है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, खुलासा, ये वाली चीज़ है। तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग रहा होगा कि यार कुछ ये चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीक़ेकार है कोड लिखने का, और वो किसके ऊपर बेस करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि यार हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर उनका यूज़ कर सकें। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में कंटेन डेटा प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं भाई, ऑलरेडी पता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और जो है ना, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, कंटेन करता है प्रॉपर्टीज़, और उसकी की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यूज़ को रखता है। और साथ ही साथ हम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रख सकते हैं, अपने मेथड रख सकते हैं। मेथड के अंदर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लॉजिक होती है, लॉजिक मीन्स एट द एंड कोड होता है। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स वी पैक डेटा एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग बिहेवियर इनटू वन ब्लॉक, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भाई, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को पैक कर सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर। उस ब्लॉक के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, हमारा डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारे कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यार इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि यार इन ऊप ऑब्जेक्ट आर सेल्फ कंटेंट पीसीस ब्लॉक ऑफ कोड। हमारे पास ऊप के अंदर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट जो है ना सेल्फ कंटेंट पीसीस ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एप्लीकेशंस। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। एंड इंटरैक्ट विद वन अनदर। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डाल दूं, प्रॉपर्टी कौन सी, मेथड प्रॉपर्टी, सही, मेथड डाल दूं, एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट का मेथड बना दूं, तो वो मेथड दूसरे वाले मेथड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। याद है हमने कॉल अप्लाई बाइंड पढ़ा था, तो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोड के अंदर, हमारी एप्लीकेशन के अंदर, वो क्या हो रहे होते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, जो क्या कर सकता है, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, इंटरेक्शन हैपेंस थ्रू अ पब्लिक इंटरफेस एपीआई। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि यार इंटरेक्शन किसके थ्रू होता है, पब्लिक इंटरफेस एपीआई के थ्रू होता है। पर सर हमने तो एपीआई दूसरी पढ़ी थी, एपीआई तो हमने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पढ़ा था, वो कौन सी एपीआई थी, ये कौन सी एपीआई है। तो अभी टेंशन नहीं लो, यहाँ पर बात हो रही होगी कंस्ट्रक्टर की, बात हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर किसके थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बात कर सकते हैं। सही है, पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस याद है क्या होता था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक इंटरफेस बनाते थे, फिर पब्लिक वो खुद ही हो जाता था, और फिर हम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को देख सकते थे। तो इंटरफेस क्या थी, कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन करते थे। और इंटरफेस जब आप बनाते हो तो वो क्या होता है, इनिशियल लेवल पर पब्लिक होता है, अगर आपने उसको प्राइवेट करना है तो आप प्राइवेट भी देख सकते हैं। ठीक है, methods that the code outside of the object can access यूज टू कम्युनिकेट विद द ऑब्जेक्ट। सिंपल, अभी हमने बात की कि यार हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं भाई, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ना कुछ काम होगा, और हम उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे पब्लिक इंटरफेस की हेल्प से। OOP was developed with the goal of organizing code to make it more flexible and easier to maintain code। ठीक है, OOP क्यों बनाया गया, उसका पर्पस क्या था, मेन गोल क्या था, कि यार आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सको, और फिर उसको आसानी से और फ्लेक्सिबल और आसानी से उसको मेंटेन कर सको। ठीक है, अपने कोड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, कुल मिला के बात ये। क्या बात लिखी हुई है, अवॉइड स्पैगेटी कोड। स्पैगेटी कोड से मुराद समझ आ रही है कि यार तुमने ऐसा कोड लिख दिया जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा बाद में, वो क्या होगा, स्पैगेटी कोड होगा। तो ऐसा कोड लिखना है जो ऑर्गेनाइज्ड हो। याद है जब मैं एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा होता था तो मैं सारे ऊपर वेरिएबल्स बनाता था, और जितने भी फंक्शंस बनाने होते थे मैं जो है सारे फंक्शन साथ बना रहा होता था कि यार मेरा ये फंक्शन होगा, मेरा ये फंक्शन होगा। जब मुझे ऐड इवेंट लिस्नर लगाना होता था तो मैं क्या करता, बिल्कुल बॉटम पे चले आता था कि यार यहाँ पे मेरे सारे ऐड इवेंट लिस्नर्स वगैरह होंगे। तो हम जो है ना मेंटेन करके चल रहे होते हैं अपने कोड को। पर ऊप जो है ना वो किस लिए डेवलप किया गया है, कि यार आप जो है ना अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सको। ठीक है, फिर आते हैं कि यार क्लासेस एंड इंस्टेंसेस। फिर किस पे आते हैं भाई, क्लासेस एंड इंस्टेंसेस पे। तो क्लासेस क्या थी, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि यार हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं जिनका काम कुछ बना के देना होता है, पर बनाता कौन है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन होता है, वो बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लेना ज़रा सी, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, conceptual overview, it works a bit differently in JavaScript, still important to understand। तो हमने क्या किया यार, हमने ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट पढ़ के रखी हुई है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट का कोई सिंटैक्स देखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर ये उनके लिए लिखी हुई बात जो जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, और टाइपस्क्रिप्ट का कोड नहीं जानते, तो उनको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, पर मेरे ख्याल से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अगर बात करें कि यार ये इन्होंने हमें क्या दिया है, एक क्लास दी है, क्लास को क्या कह रहे हैं यार, ये एक ब्लूप्रिंट है। क्या भाई, एक एक ब्लूप्रिंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइक अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक नया इंस्टेंस बना सकते हैं। किसकी हेल्प से बनाएंगे भाई, क्लास की हेल्प से। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है कि यार हमने थोड़ी सी ऊप की थ्योरी पढ़ी, क्या है ऊप, और फिर हम इसके बाद आ गए क्लास के ऊपर, और फिर क्लास के अंदर हमने देखा कि यार क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, और फिर उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को बनाएंगे। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, ज़रा हैंड रेस करके बता दें फटाफट से। ठीक है, अयान और सुफियान भी ज़रा बता दें भाई। ठीक है, क्लियर है, सही है। तो हमारे पास क्या होगी, क्लास एक ब्लूप्रिंट होगा, और उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे, हमें न्यू का कीवर्ड लगाना पड़ता था। अभी हम ये नहीं देख रहे कि यार
कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? हम ये देख रहे हैं कि यार क्या हो रहा है एट द एंड, अभी क्या देख रहे हैं हम, एट द एंड क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला कि यार मेरे पास एक क्लास का कोड है, मेरे पास क्या भाई, एक क्लास का कोड है और कुछ इस तरीके से उसके अंदर कोड लिखा हुआ है। अब तुम्हें ऑलरेडी ये चीज़ लिखने आती है तो तुम कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। एक क्लास है यूज़र की, यूज़र के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़र, पासवर्ड, ईमेल, लॉगिन और फिर सेंड मैसेज। मैसेज और सेंड मैसेज और लॉगिन क्या है, मेथड्स हैं। किसके मेथड्स हैं? क्लास के मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं यार, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन नॉट एक्चुअल जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स नहीं है। जावास्क्रिप्ट में तुमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, पर तुम्हें ऑब्जेक्ट से काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार ये किस तरीका का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट रियल क्लासेस लाइक रिप्रेजेंटेड हेयर। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना रियल क्लासेस को सपोर्ट नहीं करता। क्लासेस कहाँ पर है भाई? टाइपस्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है और इसके अंदर कुछ और फीचर्स भी है। ठीक है, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि यार तुम क्या कर सकते हो, ब्लूप्रिंट की हेल्प से न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो तुमने यहाँ पर क्या किया होगा, एक क्लास बनाई और न्यू के कीवर्ड का यूज करके एक क्लास बना ली, एक इंस्टेंस बना लिया। अब तुम्हें जितने ऑब्जेक्ट बनाने बनाते जाओ। तुमने कहा यूजर 1 जोनस, यूजर 2 मैरी, न्यू यूजर, यूजर 3 क्या भाई, स्टीवन। तो तुमने यहाँ पर 3 यूजर बना लिए, मतलब ऑब्जेक्ट बना लिए या फिर इंस्टेंस बना लिया। किसकी हेल्प से बनाया भाई? अपने ब्लूप्रिंट की हेल्प से बनाया। और जब ब्लूप्रिंट की हेल्प से तुमने बना लिया तो तुम्हें ये बन के मिल गया। और ऊप किस पे बेस करती है भाई? ऑब्जेक्ट बेस पे, बेस ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। ठीक है, जब आप न्यू का कीवर्ड लगाते हो, कंस्ट्रक्टर आपको क्या रिटर्न करता था? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा भाई? ऑब्जेक्ट मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि द फोर फंडामेंटल्स ऊप प्रिंसिपल्स। द फोर फंडामेंटल ऊप प्रिंसिपल। ऊप क्या भाई? एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं यार, ऑर्गेनाइज कोड लिखने की कोशिश करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं यार, अपनी क्लासेस बना सकते हैं और फिर वो सारा बेस किस पे करता है? ऑब्जेक्ट्स पे बेस करता है। तो क्या लिखते हैं कि यार हाउ डू वी एक्चुअली डिज़ाइन क्लासेस। हम क्लासेस को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे? हाउ डू वी मॉडल रियल वर्ल्ड डेटा इनटू क्लासेस। हम किस तरीके से मॉडल के अंदर रियल वर्ल्ड डेटा रख सकते हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो क्या फंडामेंटल्स हैं भाई? हमारे पास द फोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नंबर 1 इज एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 2 इज इनकैप्सुलेशन, नंबर 3 इनहेरिटेंस, नंबर 4 पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये ऊप जो है ना, इन चार फंडामेंटल्स को देखते हुए क्लासेस बनाता है। मतलब इन चार फंडामेंटल्स के थ्रू हम क्या करते हैं भाई, क्लासेस बनाते हैं। और इनके बगैर ना क्लासेस अधूरी हैं। ये चार पिलर्स हैं ऊप्स के और इनके अंदर ये यूज़ हो रहे होते हैं कॉमनली। ठीक है, और इसके बगैर तुम जो है अपनी क्लास नहीं बना पा सकते, नहीं बना पाते। ठीक है, मतलब सर मैंने क्लास बना दी, अब मुझे पता ही नहीं कि यार मैंने क्या बनाया। अगर तुम बोल रहे हो कि यार उसमें तुमने वेरिएबल बनाया है, तो उसके अंदर इसका कोई ना कोई कोई एक फंडामेंटल तो यूज़ हो ही रहा होगा। ठीक है, तो मतलब अगर तुम क्लास बनाते हो और तुम बोलोगे यार सर मैंने तो कोई भी इसका एक फंडामेंटल भी यूज़ नहीं किया, तो ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है, अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन। गौर से पढ़ो कि यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन, इग्नोरिंग और हाइडिंग डिटेल्स दैट डोंट मैटर। क्या कहते हैं कि यार एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, वो इग्नोर करता है, हाइड करता है, मतलब गायब कर देता है। किसको? डिटेल्स को जो मैटर नहीं करती। ठीक है, अलाउइंग अस टू गेट एन ओवरव्यू perspective ऑफ द थिंग वी आर implementing instead of messing with details that don't realize then do दैट डोंट रियली मैटर टू आवर इम्प्लीमेंटेशन। क्या ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिए कि यार इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ना एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्या करेगी, इग्नोर कर देगी, हाइड कर देगी इसको, जो डिटेल्स मैटर नहीं करती, जो डिटेल्स मैटर नहीं करती। अभी आप किसी डिवाइस के अंदर जो है ना, हम क्लास के साथ कनेक्ट हैं, या तो आप मोबाइल डिवाइस पे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप पर कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, पर अगर देखा जाए जो बंदा मोबाइल पे अपने हमारी क्लास को ले रहा है, या फिर दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर एग्जांपल मिल रही है, तो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती हैं भाई? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 चार्ज, वॉल्यूम, वोल्टेज, टेम्परेचर, होम बटन होता है, वॉल्यूम बटन होता है, स्क्रीन, वेरीफाई वोल्ट, वेरीफाई टेम्परेचर, XYZ और भी बहुत कुछ यहाँ पर जो लिखा हुआ है।
और अगर मैं बात करूँ तो रियल फ़ोन क्या है भाई, इस तरह से रियल फ़ोन क्या है भाई, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जब हमें फ़ोन मिलता है और जब हमें फ़ोन मिलता है, जब हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि यार मोबाइल कैसे बनाया गया, मोबाइल के पीछे क्या हो रहा है और फिर हम इसको किस तरीके से लगाएँ लेके चलें। हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि यार पीछे कौन-सी वायर किसके साथ कनेक्ट है, और मैं जब टॉर्च के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ तो वो टॉर्च कैसे खुल रही है, मुझे उसके पीछे की थिंकिंग नहीं करनी। मुझे मोबाइल क्या मिलता है भाई, एक एब्स्ट्रैक्टेड फ़ोन होके मिलता है। एब्स्ट्रैक्टेड फ़ोन के अंदर क्या है भाई, जो फालतू चीज़ थी, जो मेरे काम की चीज़ नहीं थी, वो मुझे नहीं मिली। मेरे काम की क्या चीज़ थी भाई, मुझे एक ऑन का बटन मिल जाए जिससे मैं मोबाइल को ऑन कर सकूँ। मुझे एक वॉल्यूम का बटन मिल जाए जिससे मैं वॉल्यूम को बढ़ा सकूँ, कम कर सकूँ, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मुझे कुछ होम स्क्रीन जब मेरे पास ये खुलेगा तो फिर मैं आगे इसका यूज़ केस कैसे करूँ। तो ये बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दिए यार। और आपके पास, आप अगर अपने इर्द-गिर्द देखो ना, तो इस तरह की बहुत सारी आपको एग्जांपल्स अभी भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है? अब अभी मैं यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंटर के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अब मैं ऐसे नहीं कि यार इस प्रिंटर को जब यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बोलूँ कि यार इसको खोल के बैठूँ कि यार इसके अंदर क्या है, इसका इंजन किस तरीके से काम कर रहा है। तो एब्स्ट्रैक्टेड फ़ोन इसी तरीके से अगर बात की जाए कि यार रियल फ़ोन के अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो तुम्हें नहीं दिया जा रहा, और तुम्हें क्या दिया जा रहा है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि यार यूज़र क्या अचीव करेगा, यूज़र को वो दे दो। तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है भाई, इग्नोर कर देगा, हाइड कर देगा डिटेल्स को जो हमारे लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। तो ये एक हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 1 है किसका, ऊप का। और ऊप के 4 फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है भाई, और आपको उसको समझाना पड़ेगा और डिटेल में उसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो मुतमईन नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर है तो फिर हैंड रेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई, इनकैप्सुलेशन। प्रिंसिपल नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल क्या बोल रहा है, कैप्सूल, समझ आ रही है? कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कोई मटेरियल होता है, कोई दवा होती है। तो कैप्सूल, इनकैप्सुलेशन मतलब कोई एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। क्या कहते हैं कि यार अगेन नॉट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, द प्राइवेट कीवर्ड डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। और तुमने ये ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली है, तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मुझे पता है। और हमें जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई किसकी भाई, यूज़र की। फिर मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास वेरिएबल्स होंगे, एक यूज़र का होगा, एक पासवर्ड होगा, एक ईमेल होगा। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि यार यूज़र पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा। और फिर मैं आगे देखता हूँ कि यार मेरे पास लॉगिन का मेथड है, मेरे पास कमेंट का मेथड है, मेरे पास एक चेक स्पैम का भी मेथड है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन कीपिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स प्राइवेट। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, मेथड को प्राइवेट रखता है, सही है, इनसाइड द क्लास। प्राइवेट का जो कीवर्ड है, प्राइवेट का जो कीवर्ड है वो क्लास के अंदर क्या करता है, उसको प्राइवेट रखता है। सो दे आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जो चीज़ प्राइवेट होगी वो आउटसाइड क्लास अवेलेबल नहीं होगी। सम मेथड्स कैन बी एक्सपोज एज अ पब्लिक इंटरफेस। जो चीज़ें बाहर आपको एक्सेस हो रही होंगी वो क्या कहलाएंगी भाई, पब्लिक इंटरफेस कहलाएंगे, सही है। वो किस किस तरीके से खिला रहे होंगे, पब्लिक इंटरफेस एपीआई, ठीक है। और ये पब्लिक इंटरफेस एपीआई कैसे खिला रही होगी कि यार हमारे ये जितने भी मेथड्स होते हैं क्लास के अंदर, जितने भी मेथड्स होते हैं वो एट द एंड कहाँ चले जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर चले जाते हैं। कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, उनका यूटिलाइज कर सकता हूँ, उनको यूज़ कर सकता हूँ, और कहीं भी जाके उसके ऊपर कॉल भी कर सकता हूँ। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होगा भाई, हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होंगे। एक्सेस मॉडिफायर के अंदर क्या भाई, प्राइवेट, पब्लिक और फिर प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट के अंदर क्या भाई, जब आप प्राइवेट लगा देते हो तो फिर आपको वैल्यू आपकी क्लास के अंदर ही मिलती है, बाहर एक्सेसिबल नहीं होती। ये वाली बात समझ आ रही है? और फिर आगे और भी मैं दो मॉडिफायर भी बता सकता हूँ, पर अगर तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं है मॉडिफायर वाली चीज़ तो तुम यहाँ पर सिंपल आओ, मेरे पास चैनल पे अपलोड हुआ है कंटेंट, और फिर तुम यहाँ पर आके ना इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। जिसको अभी तक क्लियर नहीं है मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आप लोग जो है ना अपना रिवीजन अच्छे से कर लो।
ठीक है। पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है भाइयों। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो ना हर बंदे को अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। और जब अच्छे से क्लियर नहीं होती है तो फिर इंटरव्यूअर जो है ना मतलब इंटरव्यूअर जो है ना आपको एक तरीके से जलील कर देता है। जलील से मुराद आप खुद होते हो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आ रही और मैं अब इस पे शर्मिंदा हूँ। तो हर बंदे ने ना यार अच्छे से इसको कवर कर लेना है। और अच्छे से कवर करने के बाद क्या होगा यार, हम जो है ना बहुत अच्छे वेल प्रिपेयर हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यूअर हमसे ये पूछ रहा होगा भाई ये क्या है, हम उसको ये भी बताएंगे, साथ साथ उसका यूज केस भी बता पा रहे होंगे। तो हमें इस लेवल पर अपने को आपको तैयार करना है। ठीक है। तो ये वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। किस में पढ़ रखी हैं भाई, हमारी एक प्लेलिस्ट है। और प्लेलिस्ट कहाँ है भाई, हमारी चैनल पर। और चैनल पे जाओ फटाफट, चैनल पे आ गए हो। और फिर तुम्हारे पास टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट होगी, इस पे तुम आगे देख सकते हो। ठीक है भाई, कहाँ है भाई, ये रही। ठीक है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें कवर करके रखी हुई है बेसिक टू एडवांस। जिसको नहीं पता वो यहाँ से जाके देख सकता है। ठीक है भाई। वापस आते हैं टॉपिक पर। और फिर हम क्या पढ़ लेते हैं, हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या था, एक कंटेनर था। कंटेनर के अंदर हम क्या रखते हैं भाई, वैल्यू रखते हैं, वेरिएबल रखते हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या भाई, एक तरीके से वेरिएबल है। वेरिएबल क्या करना है भाई, प्राइवेट करना है। प्राइवेट मतलब क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। पब्लिक वो इनिशियल लेवल पर होता है। पब्लिक मतलब हर कोई आके एक्सेस कर ले। ठीक है। और प्रोटेक्टेड क्या होता है भाई, वो एक्सटेंडेड क्लासेस के अंदर भी अवेलेबल हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, प्रिंसिपल नंबर थ्री क्या भाई, इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल नंबर थ्री क्या भाई हमारे पास, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, विरासत। विरासत से मुराद, अगर मैं बात करूं कि यार एक बच्चा है, एक बच्चा है जो अपने आप को जब देखता है तो वो बोलता है कि यार मेरे अंदर जो है ना, ये मेरी अगर नाक है तो वो मेरे वालिद से मिलती है, ये जो मेरा चेहरा है वो मेरी माँ से मिलता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये कहाँ से आ रही हैं भाई, पेरेंट से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं भाई, पेरेंट से आ रही हैं। माँ का चेहरा, बाप की नाक, और हाथ पाँव कैसे हैं, जो हमारे घरों में आजकल एग्जाम्पल चल रही होती है ना कि यार ये बच्चा तो इसकी तरह दिख रहा है, फलाना ढिमकाना। तो ये चीज़ें कहाँ से मुंतकिल हो रही होती हैं आपके पास, पेरेंट क्लास से मुंतकिल होती हैं। मतलब क्लास तुम्हें ऑलरेडी पता है क्लास क्या होगी। तुम एक क्लास बनाओगे, स्टूडेंट की क्लास बना लोगे। स्टूडेंट के क्या होंगे, कोई मेथड हो सकता है जो स्टूडेंट का रिजल्ट लेके आ रहा हो, या स्टूडेंट का डेटा लेके आ रहा हो, या स्टूडेंट का नाम लेके आ रहा हो। तो इस तरीके से तुम क्या बनाओगे, एक पेरेंट क्लास बनाओगे। और फिर तुम्हारे पास उसके चाइल्ड क्लासेस भी हो सकती हैं कि यार स्टूडेंट कौन सा वाला है वो भी निकाल लो। अगर एक अच्छी एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है यार, हमारे पास एक यूज़र की क्लास होगी। यूज़र के पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर वन इज़ यूज़र, नंबर टू इज़ पासवर्ड, नंबर थ्री इज़ ईमेल। और फिर कुछ मेथड्स बनाए, कुछ मेथड से मुराद लॉगिन और सेंड मैसेज के दो मेथड्स बने हुए हैं। कहाँ पर, यूज़र की एक क्लास के अंदर। और फिर जब इन्होंने चाइल्ड क्लास बनाई तो उसके अंदर ये क्या करते हैं यार, आपके पास चाइल्ड क्लास जो है ना एक्सटेंड कर लेगी किसको, पेरेंट क्लास को। याद है हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करके देखी हैं, एक्सटेंड करके देखा है पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास को। ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या है भाई, विरासत है। मतलब अ, एक बंदा बोलता है कि यार मुझे ना विरासत में 10 लाख रुपए मिल गए, पर कहाँ से मिले, बाबा से मिले, पापा से मिले, कहाँ से मिले, या दादा से मिले। तो कहाँ से मिल रहा है, वो क्या है भाई, विरासत चलती भी आ रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, इनहेरिटेंस कहलाती हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि यार इनहेरिटेंस क्या है, मेकिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अ सर्टेन क्लास अवेलेबल टू चाइल्ड क्लास। मतलब क्या हुआ कि भाई पेरेंट के पास जो भी है अगर वो एक्सटेंड हो जाता है, अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट को एक्सटेंड कर लेती है तो जो पेरेंट के पास था वो चाइल्ड के पास भी होगा, वो चाइल्ड के पास भी होगा। जैसे कि तुमने कहा कि यार एडमिन की एक क्लास है, एडमिन की एक क्लास है, एडमिन एक्सटेंड करती है किसको, यूजर को। तो जो यूजर के पास है वो इस बार किसके पास होगा भाई, एडमिन के पास भी होगा। चलो फटाफट से करके देख लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, मैंने कहा यार एक क्लास क्रिएट करो, और क्लास किसकी होगी भाई, यूजर की। और यूजर के पास क्या है, ईमेल। और ईमेल क्या हो सकती है हमारे पास, ईमेल हो सकती है हमारे पास, मान लो कुछ ऐसी, coder_m_hasan@gmail.com। और फिर हमारे पास क्या हो सकती है, पासवर्ड हो सकता है, कॉमा नहीं आता सॉरी। और पासवर्ड में क्या रखोगे आप कुछ भी फलाना ढिमकाना ही रख देना। ठीक है। और आपके पास बस फिलहाल दो ही रख लेते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक क्लास और है, वो कौन सी है भाई, एडमिन की है। एडमिन की जब मेरे पास क्लास है तो आप क्या करोगे, एडमिन को जब भी न्यू इंस्टेंस क्रिएट करोगे, मैंने कहा यार A1
एडमिन वन न्यू एडमिन, और जब एडमिन मुझे दोगे तो मुझे बता देना तुमने मुझे क्या दिया, और मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, कंसोल लॉग कर लेता हूँ A1 को। अच्छा, इस वाली चीज़ के लिए मुझे फिर कंपाइल और सब कुछ करना पड़ेगा, तो फटाफट से कर लेते हैं। CLS, और फिर मैं क्या बोलूँगा, TSC हाइफन हाइफन इनिट, और फिर NPM इनिट हाइफन वाई, और फिर क्या करूँगा, TS कॉन्फ़िग में जाके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अपडेट करूँगा, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, अदर आउटपुट के अंदर सोर्स मैप डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मैप को ट्रू से फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना मल्टीपल फाइल्स, ये TSC जब मैं कंपाइलर चलाता हूँ ना तो फिर मुझे वो चला के देता है, और फिर मैं यहाँ पर नो एमिट ऑन एरर कर दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आप क्या करो, CLS, और CLS के बाद क्या करो, TSC हाइफन हाइफन वॉच कर दो, और वॉच जब करोगे तो आप मुझे कंपाइल कर दोगे, कंपाइल जब कर दोगे तो मेरे पास एक इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल होगी, फ़ाइल के बाद मैं जाऊँगा और बोलूँगा मेरे पास एक फ़ाइल आई है स्क्रिप्ट SRC, और आप क्या करोगे, इसको index.js के साथ कनेक्ट कर दोगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल देते हैं, टाइपस्क्रिप्ट रिवीजन, और यहाँ पर एक और हेडिंग ले लेते हैं, ऊप फाउंडेशन। ठीक है भाई, ऊप फाउंडेशन। ठीक है, और इसको लाइव चला के हम देख लेते हैं कि यार बेहतरीन तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। और मैंने वहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा भाई, जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है रनिंग या कुछ, एक्सपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो एक्सपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल कर देंगे, और टाइप मॉड्यूल कर देंगे तो अब भी मसला आ रहा है, तो पैकेज जेसन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आके टाइप बता देंगे कि यार टाइप क्या है इसकी, मॉड्यूल है। ठीक है भाई। अब क्या कहता है भाई, अब चल जाएगा, सही है भाई। अब अगर तुम देखो, अगर अब तुम कंसोल लॉग के अंदर देखो कि तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, तुम यहाँ पे बोलो भाई ये सारे को इस तरीके से रखो, और इतने में मुझे ना मेरा ये वाला एरिया दिखाओ, हेलो वर्ल्ड आ रहा है क्योंकि कंसोल लगाया हुआ होगा। ठीक है, सारी फाइलों को यहाँ से काटिस करते हैं और अपनी index.ts पे चलते हैं। तो अगर तुम देखो, मैंने एक क्लास बनाई है यूज़र की क्लास अभी एक्सटेंड नहीं कर रही, अभी यूज़र की क्लास उसको एक्सटेंड नहीं कर रही। अभी एडमिन जो है ना मेरे पास, अभी एडमिन जो मेरे पास मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, खाली मिल रहा है, एडमिन क्या मिल रहा है मुझे, खाली मिल रहा है, समझ आ रही है। तो तुम्हें मैंने दिखा दिया एडमिन क्या आ रहा है, खाली। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, और एक्सटेंड में क्या बोलता हूँ भाई, यूज़र से एक्सटेंड करोगे, एडमिन क्लास एक्सटेंड करती है किसको, यूज़र की क्लास को। तो अब तुम देखना, तो तुम्हें क्या मिला, एडमिन के अंदर ईमेल और पासवर्ड दोनों मिल गया। तो ये कहाँ से आया, विरासत में आया। कहाँ से आया भाई, विरासत में। मैंने कहा जानी क्या करता हूँ, मेरे पास एक ईमेल है ना, तो मैं ईमेल को ओवरराइड भी कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यार ईमेल जो है ना मेरे पास, ईमेल को आप क्या करोगे, ईमेल को आप sufyan@gmail.com करना, sufyan@gmail.com कर देना। क्यों कर देना, मेरे पास एडमिन की एक प्रॉपर्टी और हो सकती है, तो अगर और होगी तो ज़रूरी नहीं है कि यार तुम यही वाली प्रॉपर्टी को सेम रखो। ठीक है, अभी हम इस वाले टॉपिक पर आएंगे, पर अभी ये वाला हमारा टॉपिक नहीं था, पर मैं फिर भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर पा रहा हूँ, विरासत में तो चीज़ मिल गई, विरासत में एक घर मिल गया, क्या घर को कलर नहीं कर सकता, कलर कर सकता हूँ। इसी तरीके से विरासत में जो चीज़ मिल रही है किससे, यूज़र से, तो यूज़र की वैल्यूज़ को भी अपडेट कर सकता हूँ। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यार ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। लिटरली तुम्हें समझ आएगा, तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए कि यार हाँ हमें ये चीज़ समझ आ रही है, जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, तो मुझे पता है यार आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि यार आपने मेकिंग ऑल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस क्या करता है, मेकिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अ सर्टेन क्लास अवेलेबल टू चाइल्ड क्लास। तो तुमने देखा कि जो मैं पेरेंट क्लास बनाता हूँ, अगर उसको एक्सटेंड करता हूँ और फिर देखता हूँ अपनी चाइल्ड क्लास के पास जाके, तो वो सारी पेरेंट वाली चीज़ें अवेलेबल होती हैं किसको, चाइल्ड क्लास को। बेहतरीन काम हो गया। और अगर पेरेंट वाली चीज़ मेरे पास चाइल्ड में अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो पेरेंट से चीज़ आ रही है उसको मैं अपडेट कर दूँ, तो मैं अपडेट भी कर पा रहा हूँ, तो बेहतरीन काम हो गया। तो सारी चीज़ें अब मैं कर सकता हूँ। अच्छा, फॉर्मिंग अ हिरार्कल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, तो यहाँ पर क्या एक हिरार्कल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस के दरमियान क्रिएट होता है। दिस अलाउ अस टू रीयूज कॉमन लॉजिक, ये हमें क्या करता है, अलाउ करता है रीयूज कॉमन लॉजिक, मतलब मेरे पास पेरेंट क्लास के अंदर कुछ यूजर्स के मेथड्स हो सकते थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर के मेथड
का यूज़ कर सकता हूँ। एट द एंड अगर देखा जाए एक यूज़र है, सही है, यूज़र के मल्टीपल रोल्स हैं, एक एडमिन है, एक सुपर एडमिन है, एक मैनेजर है, एक रिक्रूटर है, एक कैंडिडेट है, तो मल्टीपल यूजर्स हो गए। एट द एंड क्या है भाई, यूजर्स हैं। तो जब मुझे एडमिन को डिलीट करना होगा तो मैं डिलीट यूजर का फंक्शन चला सकता हूँ। एट द एंड मेरे पास यूजर की क्या होगी, एक आईडी होगी, एडमिन की क्या होगी, आईडी होगी, रिक्रूटर की क्या होगी, आईडी होगी, तो मैं आईडी भेज के क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो एक ये क्या भाई, हमारे पास कॉमन लॉजिक होती है और हम उसको रीयूजेबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, इनहेरिटेंस के अंदर कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये तुम्हें चीज़ समझ आ गई, एंड टू मॉडल रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में हमें चीज़ें मिल रही होंगी, पेरेंट्स से हमें क्या मिल रहा होगा, मेथड मिल रहा होगा। अगर मुझे ये वाला मेथड फिर से बनाना पड़ेगा तो फिर क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ का रूल तुमने क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ये बता रहे हैं कि यार ये इनहेरिटेड हो गया। रेड रेड वाला जो एरिया है वो क्या है, इसके अंदर इनहेरिटेड है। और जो ओन मेथड जो पर्पल से आ रहा है वो इसके अपने हैं। ओन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, जो पर्पल वाली चीज़ें हैं वो सारी इसकी हैं, अपनी चाइल्ड क्लास की। और ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से लेके आ रहा है, अपनी इनहेरिट कर रहा है, इसको पेरेंट से लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी करके देख ली हैं। अब हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 4 पॉलीमॉर्फिज्म का रह गया है। और पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत आसान है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है भाई, अ चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड अ मेथड इट इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है भाई, चाइल्ड क्लास जो है ना ओवरराइड कर देती है मेथड को, प्रॉपर्टीज को, और भी प्रॉपर्टीज और मेथड जो होते हैं ओवर राइड कर देती है किसको, पेरेंट क्लास के। अभी जो हमने करके देखा था वो पॉलीमॉर्फिज्म था। क्या करके देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म करके देखा था। मैंने कहा इसको अनकमेंट करना जरा, मैंने क्या कर दिया भाई। अब क्या करूं यार, तुम्हारे पास इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, तुम्हारे पास क्या आ रही है भाई, इतनी सारी वैल्यूज। A1 को बगैर अपडेट किए देखो, क्या देखो, बगैर अपडेट किए देखो, तो क्या मिलेगा भाई, एडमिन के अंदर coder@gmail.com मिल रहा है। बेहतरीन भाई, समझ आ रहा है सर। अगर मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर दूं, यहाँ पर इसको अपडेट कर दूं, तो मुझे ये अलाउ करता है कि तुम क्या करो, पेरेंट्स से जो तुम्हारे पास चीज़ें आ रही हैं, कहाँ पर, चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड को क्या कर दो भाई, अपडेट कर दो, अपडेट कर दो। समझ आ रही है। तो ये क्या भाई, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये क्या भाई, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का छोटा सा मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं तो इसका बिहेवियर होता है। और बिहेवियर क्या है भाई, ओवरराइड करने का बिहेवियर है, सही है। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स दैट बट इनफ फॉर आवर पर्पस। भाई हमारे लिए इतना समझना काफ़ी है कि यार ये हमारे लिए क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। अब अगर तुम यहाँ पर देखो कि यार एक यूज़र की इन्होंने एक पेरेंट क्लास बनाई है, और यूज़र से क्या ले लिए, दो और क्लासेस बनाई, तीन क्लासेस बनाई हैं कुल मिला के, एक यूज़र की, एक एडमिन की, और एक ऑथर की, ठीक है। और पेरेंट क्लास से क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कौन ले रहा है, पेरेंट क्लास से ले रहा है। कौन कौन ले रहा है भाई, एडमिन भी ले रहा है, ऑथर भी ले रहा है। कहाँ से लेके आ रहा है, पेरेंट क्लास से। कैसे लेके आ रहा होगा, एक्सटेंड कर रहा होगा, तो उसको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा काम करेगा, ठीक है भाई। तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार किस तरीके से हम मल्टीपल अपनी क्लासेस बना सकते हैं और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं पेरेंट क्लास से, और फिर उसको रीयूजेबल भी बना सकते हैं। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारी इतनी अच्छी फाउंडेशंस हैं, और जब तुम काम कर लोगे, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करोगे, काम वर्किंग करोगे, तो तुम्हें और चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोटोटाइप्स वाली चीज़ होंगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई हैं। और ये कहाँ पढ़ी है भाई, हमने प्रोटोटाइप वाली चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे पढ़ी थी, प्रोटोटाइप। और ये जो अब हमारे पास अगले कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमारी ऊप की फाउंडेशन रहती थी जो हमने कवर करनी थी। जावास्क्रिप्ट डीप डाइव के अंदर आओगे तुम, और देखो ये रहा प्रोटोटाइप के अंदर, मेरे ख्याल से इसमें रिवीजन किया था, ठीक है। और कहाँ पढ़ा था, मॉड्यूल्स नहीं, देखो ये रहा प्रोटोटाइप बेस इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन। इसके अंदर हमने ये डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है जो हमारे पास आने वाला है, ठीक है। कहाँ जाओगे भाई, जावास्क्रिप्ट की डीप डाइव प्लेलिस्ट के अंदर चले आना। और फिर तुम्हारे पास ये जितनी भी स्लाइड्स है ना आगे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ रखी हैं। पर स्लाइड से नहीं पढ़ा हमने, डायरेक्ट ओवरव्यू किया था, और हमने सारी डायरेक्ट एग्जांपल्स खुद से करके देखी थी, ठीक है। तो हमारा ओवरव्यू खत्म हो गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो अपने पूछें, ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ सकें। जी भाई, किसी का कोई सवाल, कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर है। भाई ये चार प्लेयर्स जो है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से।
और देखो काम करना आप लोग सीख लेते हो, मुश्किल कहाँ आती है कि यार हमें जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा सर। कॉन्सेप्ट कैसे समझ आएगा भाई? जब इसको पढ़ोगे, जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे, अच्छी सी चीज़ें पता चल जाएंगी कि यार बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड क्या हो रहा है, इसको हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं, और यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो रही है, ये क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। और अगर यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया है, अगर आप इसको प्राइवेट कर देंगे तो ये क्या हो रहा है भाई? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे पास ऊप के पिलर्स में से हैं। तो अगर प्राइवेट वाली बात करें तो प्राइवेट क्या थी? इनकैप्सुलेशन था। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या थी? इनकैप्सुलेशन था। एब्स्ट्रैक्टेड क्लास भी थी। एब्स्ट्रैक्टेड क्लास कैसे दिखती थी भाई? मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी मेरी कौन सी? कुकिंग एसेंशियल्स की, याद है हमने बनाई थी कुकिंग एसेंशियल्स, ठीक है। और उससे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी ज़रूरत क्या है, सिर्फ इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आएंगी और फिर मैं जो है ना कुक करूँगा, कुछ मेरे पास क्लास होगी कुक की, और फिर मैं यहाँ पर आके कुक कर लूँगा। और कुक जो है जो वैल्यूज़ लेके आएगा वो कहाँ से लेके आएगा? कुक जब चलेगा तो लेके आएगा। तो इस तरीके से हमने सारा काम ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए भाई, बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दी है अपनी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट। और यहाँ पर जाओ भाई, एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से इनको कवर कर लो, ठीक है भाई। कर लेंगे भाई बाकी सारे, जिसने अभी क्लास ज्वाइन नहीं करी, जो लाइव देख रहा है हमें, और जो ऑनलाइन जो हमारी वीडियो को अभी देख रहा है, कर लेंगे भाई। हो जाएगा, गुड हो गया। अच्छा ये वाली वीडियो क्या करें, इसको यहाँ रोक दें या फिर कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करते हैं इसी में। अब हमारे पास अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। प्रैक्टिस की चीज़ें से मुराद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, मोटा मोटा देख लेते हैं और रिवीजन की तरफ जाएंगे। टाइप एनोटेशन, ठीक है। और और क्या हो सकता है? टपल्स, मेन मेन चीज़ों को देख लेते हैं। जेनेरिक्स, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे। और क्या हो सकता है? टपल्स देख लेते हैं। टाइप एनोटेशन, इंटरफेसेस देख लेते हैं। इंटरफेसेस, क्लासेस तो अभी अभी हमने देखा है, क्लासेस किस तरीके से बनती हैं। क्लासेस देखना चाहोगे? ठीक है। और क्या होगा? और क्या हो सकता है भाई? क्या पढ़ना है और इसके अलावा? जेनेरिक हो गया। और फंक्शंस देख लेंगे, फंक्शंस के साथ थोड़ा सा काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देख लेते हैं और फिर हम जो है ना अपने इस रिवीजन को अख्ताम करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपना रिएक्ट पर जाएंगे। और आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे मैं यही बोलूँगा कि यार अपनी जो है ना इस टाइपस्क्रिप्ट को थोड़ा सा पक्का कर लो, जितना तुम्हें टाइम मिल रहा है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लो, क्योंकि रिएक्ट में हम किस पे जा रहे होंगे? जावास्क्रिप्ट के साथ जा रहे होंगे। और अगर तुम जावास्क्रिप्ट के साथ जाओगे तो तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट का पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। पर हम जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट जेएस के साथ टीएसएक्स को करेंगे। तो ऐसा ना हो कि तुम जो है ना फंस जाओ कहीं ना कहीं। अभी जितना तुम्हें टाइम मिल रहा है उतनी टाइपस्क्रिप्ट को कवर करते जाओ, ठीक है भाई। अच्छा भाई, टपल्स क्या आते हैं? हमारे पास कुछ एरे होता है, ठीक है। एरे कुछ हमारे पास ऐसे दिखता था। अगर मैं एरे के ऊपर हवर करूं तो तुम देखो, एरे इज डिक्लेयर्ड बट इट नेवर वैल्यूज यूज, ठीक है। तो इसने क्या बोला, एरे की जो टाइप है वो क्या है? एनी है। तो अगर मुझे टाइप शिफ्ट यूज़ करनी है तो मेरी टाइप जो है ना एनी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भाई? एनी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि यार ये जो एरे है वो किसका है? नंबर का है। और फिर अगर ये नंबर का एरे है तो तुम क्या करो, और सॉरी यहाँ पे नंबर का अगर एरे है तो तुम उसके अंदर नंबर डाल दो। एरे तो है पर किसका एरे है भाई? नंबर का एरे, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर नंबर डाल दिया। तो ये क्या कहलाता है भाई? तुम्हारा टपल कहलाता है। अच्छा ये तो तुमने बता दिया कि यार नंबर का एरे है। अब तुम टपल के अंदर क्या बोलते हो कि यार मेरे पास मल्टीपल इंडेक्सेस हैं, मतलब ये ज़ीरो इंडेक्स है और ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ठीक है। तो तुम्हारे ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? नंबर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ भाई? नंबर। तुमने बोला दूसरे इंडेक्स पे मुझे क्या चाहिए था? एक स्ट्रिंग चाहिए था। तो तुम्हारे दूसरे इंडेक्स पर स्ट्रिंग ही होना चाहिए था। तुम्हारे दूसरे उस पर क्या होना चाहिए था भाई? स्ट्रिंग ही होना चाहिए था। और तीसरे पे तुम्हारे पास क्या भाई? नंबर है। तो तुम यहाँ पर इसको सही तरीके से बता सकते हो। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा ऐसे बताना था। ये प्रॉब्लम क्या है भाई? टाइप नंबर हैज़ नो मैचिंग इंडेक्स सिग्नेचर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ऐसे बताते थे यार हम तो।
स्ट्रिंग नंबर। अच्छा ये हटाना पड़ेगा फिर मुझे। सही है, क्योंकि मैंने बोला है नंबर का एरे है और उसके अंदर टपल भी बता रहा हूँ, देखो यार हद है। तो या तो क्या होगा, वैल्यूज आप बताओगे या फिर आपके पास डायरेक्ट एरे का या उसका फिर मेथड होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यार ये टपल है, ये क्या है भाई, टपल है, तुम उसके अंदर बताओगे कि तुम्हारे किस इंडेक्स है। टपल में क्या होता है, तुम बताते हो कि मेरे एरे के इंडेक्स फलाना फलाना पर इस तरह का, इस टाइप का डेटा होगा। समझ आ रहा है? तो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, तुमने अपने एरे के अंदर जो जो इंडेक्स है उसके ऊपर बता दिया कि किस टाइप का डेटा होगा। और फिर तुम क्या कर सकते हो, अपने एरे की टाइप बता सकते हो कि यार मेरे पास एक नंबर एरे है। ठीक है, मेरे पास क्या भाई, एक नंबर का एरे है। और नंबर का जब मेरे पास एरे है तो वो क्या हो सकता है भाई, स्ट्रिंग का हो सकता है एरे। तो फिर मुझे इसके अंदर क्या देना पड़ेगा भाई, सब कुछ स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। मैंने कहा वन, और फिर मैं क्या बोलूँगा भाई, टू। अब ये क्या इशू आ रहा है भाई, नंबर इज डिक्लेयर बट इज नेवर यूज, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अच्छा बताया नहीं कि यार ये एरे है, स्ट्रिंग का एरे है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ होंगी और इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो टपल्स तुम्हें क्लियर हो गया होगा। टाइप एनोटेशन पे आते हैं। टाइप एनोटेशन भी कुछ नहीं है भाई। टाइप एनोटेशन के अंदर क्या होता है, टाइप एनोटेशन के अंदर तुम्हें वेरिएबल की टाइप बतानी पड़ती है। टाइप एनोटेशन में तुम्हें वेरिएबल किस टाइप का है बताना पड़ता है। ठीक है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट को भाई जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि तुम्हारा वेरिएबल किस टाइप का। मैंने कहा लेट ए, और फिर ए जो है ना मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। अगर तुम नहीं बताओगे तो वो उसको खुद से इन्फर कर रहा है। और देखो ए को क्या कर रहा है, ए इज स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास जो ए है वो एक नंबर होना चाहिए था, मुझे पता है कि यार मैं इस ए के अंदर कुछ नंबर एक्सपेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर कुछ ए आ गया, मतलब मान लो ए तो नहीं देना चाहिए था मुझे। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार दोस्तों मेरे पास क्या है भाई, एक वन है। मेरे पास क्या है भाई, वन। पर स्ट्रिंग के अंदर जो वन होता है ना वो क्या कहता है, करेक्टर कहलाता है। पर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, एक नंबर चाहिए था। क्या चाहिए था भाई, नंबर चाहिए था। तो नंबर कैसे आएगा भाई, इस तरीके से नंबर आएगा। तो टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से ये वाली चीज़ जो है ना वो एक एरर है, और टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से ये एक चीज़ वैलिड कोड है। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट तुम्हें क्या करता है, टाइप सेफ्टी देता है। और टाइप सेफ्टी किस चीज़ के अंदर देता है, वेरिएबल्स में देता है, तुम्हें जो ना गलत काम करने से रोकता है। ठीक है, तो तुमने देखा कि यार तुम एनोटेट किस तरीके से कर सकते हो, तुम एनोटेट किस तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे। अगर मैंने तुम्हें नंबर बता दिया तो ऐसा नहीं समझना कि यार यहाँ स्ट्रिंग नहीं आ सकता, ऐसा नहीं समझना कि यार यहाँ पर एक बुलियन नहीं आ सकता, यहाँ पर कुछ और नहीं आ सकता। मतलब जिस टाइप का, जिस ए की जो तुम टाइप बताओगे तो फिर तुम्हें वही डेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार ए के अंदर क्या आ रहा है, बुलियन मांगा है तो बुलियन मिलेगा, अदरवाइज बुलियन नहीं आया तो क्या मिलेगा भाई, एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई तुम्हारा टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन में तुम्हें वेरिएबल किस टाइप का है बताना पड़ता है। मतलब टाइप स्क्रिप्ट को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, और वो नहीं मानेगी अगर तुम गलत टाइप का तुम डेटा दे दो और तुमने बोल दिया कि यार ये वाली टाइप है। ठीक है, अगर तुम खुद से नहीं देते टाइप तो वो खुद से इन्फर कर लेती है। ये इसकी होशियारी है, वो बहुत होशियार भी है, समझदार भी है टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट लड़का है लड़की है, किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता, मुज़क्कर है मुअन्नस है? नहीं पता। अच्छा भाई, जेनेरिक से पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शंस बना लेते हैं, तो फिर जो है ना जेनेरिक देख लेंगे। ठीक है भाई, फंक्शन। फंक्शन डायरेक्ट बनाएंगे, कौन कौन से बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, एरो फंक्शन बना सकते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास एक एरो एरो एफ एन होगा, और फिर मेरे पास एरो फंक्शन का ये कोड होगा। ठीक है, बेहतरीन। जब एरो फंक्शन चलेगा तो वो जो है ना कुछ चीज़ें लेके आएगा। वो क्या लेके आएगा, कुछ चीज़ें। नंबर वन क्या होगी, एक वैल्यू होगी। नंबर वन क्या होगी, एक वैल्यू। वैल्यू किस टाइप की होगी तुम यहाँ पर फंक्शंस के अंदर बताओगे। वैल्यू तुम्हारी किस टाइप की है भाई, स्ट्रिंग है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, एक कॉल बैक आ सकता है। क्या आ सकता है भाई, एक कॉल बैक आ सकता है। समझना, कॉल बैक फंक्शन यहाँ से जाएगा। हायर ऑर्डर फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने कहा दोस्त, यहाँ से मैंने एक वैल्यू भेजी हेलो, क्या भेज दी,
हेलो। और जो दूसरी चीज़ भेज रहा हूँ ना वो कॉल बैक है। पर जो कॉल बैक है अगर तुम यहाँ से कॉल बैक फंक्शन भेज देते हो, कॉल बैक फंक्शन एरो फंक्शन का भेज देते हो, तो तुमने तो भेज दिया, पर तुमने इस सीबी को नहीं बताया कि यार ये जो मैं भेज रहा हूँ वो है क्या। तो इसको तुम कैसे डिफाइन करोगे फंक्शन की टाइप को? तुमने कहा सीबी कॉलन जो यहाँ लिखा हुआ है वो कर्ली ब्रैकेट के अलावा यहाँ पर, और ये आ गया तुम्हारे पास इसकी फंक्शन टाइप बताने का तरीका। और अगर ये जो रिटर्न करेगा वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। अभी के केस में मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये वाला फंक्शन अभी के केस में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया दोस्त, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, तो मैं क्या बोलता था, वॉइड। थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस आएगा पर कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम समझ चुके हो। अच्छा भाई, जब ये फंक्शन चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा, जब ये वाला फंक्शन चलेगा, तो ये क्या देगा, वैल्यू देगा। क्या देगा, वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू, जो यहाँ नीचे से जा रही है और यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो मैंने कहा दोस्त आप यहाँ से वैल्यू भेजोगे, सॉरी क्या भेजोगे भाई, वैल्यू भेजोगे। वैल्यू जब भेजोगे तो यहाँ पर क्या मिली, पैरामीटर में मिली। कहाँ पर मिली, पैरामीटर में। तो मैं यहाँ पर v से इसको रिसीव करूंगा और बताऊंगा वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो क्या है भाई, स्ट्रिंग है। और जब वैल्यू स्ट्रिंग है तो ये वाली चीज़, और यहाँ पर जो टाइप बताइए, तो तुमने टाइप के अंदर ये नहीं बताया कि यार यहाँ से जो है ना एक पैरामीटर भी रिसीव हो सकता है, और वो किस टाइप का हो सकता है, वी का हो सकता है, और फिर वो क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा। तो तुमने ये वाला पूरा सिंटैक्स यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देना है, बस इतना सा काम करना है, फंक्शन की टाइप डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, जब तुम्हारे पास यहाँ वी आ गया, वी में क्या पड़ा हुआ भाई, हेलो पड़ा हुआ है। हेलो को तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो, और यहाँ पर बोल देता हूँ हसन। ठीक है, हेलो हसन। तो अब जब मेरा ये फंक्शन चलेगा, अब जब मेरा ये फंक्शन चलेगा तो तुम देखो मैंने किस तरीके से इसको देख लिया, और जब ये चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो हसन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, हेलो हसन। तुम देख सकते हो कि यार मुझे यहाँ पर क्या आउटपुट मिल रहा है। तो तुम इस तरीके से फंक्शन की टाइप डिफाइन कर सकते हो, और तुम अपना यूज केस कर सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन तुम्हें समझ आ गया। मैंने बहुत शॉर्ट रखा है इसको, और मैं ये समझ रहा हूँ कि यार आप समझ जाओगे। और क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और फर्स्ट टाइम करने वाले को भाई नहीं समझ आता, क्योंकि भाई ये प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको वक्त दो थोड़ा सा, अगर नहीं समझ आ रहा दोबारा देखो कि यार क्या किया है, दोबारा देखो, चौथी दफ़ा देखो, पांचवी दफ़ा देखो, तुम्हारा कोई टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, इसको पढ़ो, अच्छे से काम करो। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो अच्छे से इसको पढ़ ले। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, जेनेरिक्स पे। जी, लाइन बाय लाइन कैसे आया, आओ देखते हैं। हाँ देखो, सीन क्या था, मैंने एक फंक्शन बनाया था, मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर सिंबल सी बी जो कॉल बैक था, ये वाला फंक्शन अंदर कॉल कर दिया। ये वाला, ये जो मैंने फंक्शन यहाँ से भेजा है वो अंदर फंक्शन के कॉल कर दिया, एरो फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये हो रहा कॉल, फंक्शन बॉडी है। ये क्या भाई हमारे पास, फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये क्या भाई मेरे पास फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ, सी बी कॉल कर रहा हूँ, कॉल बैक, कॉल, कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, कॉल बैक फंक्शन कॉल हो गया। कौन सा वाला कॉल बैक, ये वाला जो ये तुमने भेजा है, समझ आ रही है। और यहाँ पर तुम वैल्यू क्या भेज रहे हो, ये जो तुम रिसीव कर रहे हो, हेलो वाली वैल्यू जो तुम यहाँ से आर्गुमेंट में लेके जा रहे हो, पैरामीटर में रिसीव कर रहे हो और यहाँ से इसको भेज रहे हो। ठीक है, और फिर तुमने जो ना ये सीबी की टाइप बताई, टाइप एनोटेशन देखा था। अब कॉल बैक जो फंक्शन की जो टाइप है वो कैसे बता सकते हो, फंक्शन इटसेल्फ एक क्या है, आर कॉल बैक लेके जा रहा है, तो तुम फंक्शन की टाइप इस तरीके से बता सकते हो कि यार मेरे पास जो फंक्शन है वो एक वैल्यू रिसीव करता है, किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। रिटर्न क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, वॉइड। अगर रिटर्न कुछ करता होगा ये, अगर ये रिटर्न रिटर्न कुछ करता है, मैं क्या बोलूंगा भाई, रिटर्न करो क्या, नंबर। नंबर में क्या भाई, 1 2। तो फिर मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई मैं नंबर रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से तुम काम करोगे। और जब ये सारा काम तुमने कर लिया, जब तुमने ये सारा काम कर लिया, तो फिर एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 74 की चली होगी। अब जब कंपाइल हुआ होगा तो ये कहाँ लेके चला गया इसको, हेलो हसन, हेलो हसन, लाइन नंबर 40 पे ले गया। देखो, यहाँ पर लाइन नंबर 40 पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये फिर मुझे एग्जीक्यूट होके मिल गया। मैंने सिंपल एक कंसोल लगाया हुआ है, लाइन नंबर 74 इंडेक्स डॉट टी एस पे कंपाइल होके वो पता नहीं कौन सी नंबर लाइन पे जा रहा है। समझ आया किस तरीके से काम किया हमने।
क्लियर है? तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन कोड चल रहा होगा। अच्छा भाई, जेनेरिक्स पे आते हैं। जेनेरिक्स बेहतरीन चीज़ है। जेनेरिक्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। नंबर वन इज़ जेनेरिक इंटरफेस। तो हम फ़ौरन से गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे यार, जितना हमारे से कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। हाँ, अगर ये आपके बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रहा है, मैं फिर से बताऊंगा भाई कि लास्ट क्लास के अंदर हमने यही पढ़ा है। ये रहा एडवांस फंक्शन, हमने जो है ना इसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। किसी का स्टैटिक गेटर सेटर भी मिस हो गया हो तो यहाँ से पढ़ सकता है भाई। इसके अंदर सारी चीज़ें जेनेरिक्स है, टाइप स्क्रिप्ट की जो है ना क्लासेस वगैरह सब कुछ हैं, इसके अंदर देख लेना। ठीक है। जेनेरिक फंक्शंस होंगे। ठीक है। जेनेरिक क्लासेस होंगी। क्या होंगी भाई? जेनेरिक क्लासेस। जेनेरिक क्लासेस शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी लग सकती है, पर कोई डिफिकल्ट नहीं है। जेनेरिक फंक्शन का क्या मतलब है? जेनेरिक का मतलब है ऐसे फंक्शन, मैं तीनों को ना समराइज करूंगा, ऐसे फंक्शंस और ऐसे इंटरफेसेस, इंटरफेसेस और ऐसी क्लासेस, ऐसी क्लासेस की डेटा टाइप को, की डेटा टाइप को डायनामिक मैनेज करता हूँ। सर जो बोल दिया वो ऊपर से चला गया, समझ नहीं आया। करके देखेंगे तो समझ आएगा। ऐसे फंक्शन, ऐसे इंटरफेसेस और ऐसी क्लासेस की डेटा टाइप को डायनेमिक मैनेज करता हो, क्या कहलाता है? जेनेरिक कहलाता है। जेनेरिक में इंटरफेस भी है, जेनेरिक में फंक्शंस भी हैं, जेनेरिक में क्लासेस भी हैं। ठीक है। आओ करते हैं। सबसे पहले जेनेरिक फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? जेनेरिक फंक्शंस। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास क्या भाई? एक फंक्शन है। और फंक्शन क्या है भाई? फू का फंक्शन है। क्या भाई? फू का फंक्शन। अब ये जो फू का फंक्शन है वो यहाँ पर ए रिसीव करेगा, किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। और मैंने कहा भाई यहाँ पे चले जाओ और तुम जो है ना यहाँ से एक स्ट्रिंग भेजोगे जो क्या है? हसन है। जो क्या है? हसन है। अगर मैं यहाँ से मैं बोल दूं कि यार ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी तुम खुद से इसको मैनेज करना, खुद से इसको मैनेज करना। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा दूं तो मुझे देखो गौर से यहाँ पर मिल रहा है एरर, ए इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज। पर कह रहा है पैरामीटर ए इम्प्लिसिटी हैज एन एनी टाइप। ठीक है। पर मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पर एनोटेट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था भाई? स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इसको यहीं से बता सकता हूँ कि यार मेरे पास जो मैं आर्गुमेंट आपको भेज रहा हूँ वो किस टाइप का है? हसन जो है स्ट्रिंग टाइप का। और मैंने यहाँ से इसको बता दिया हसन जो है, ये फू का जो फंक्शन जो आर्गुमेंट लेके आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है भाई? स्ट्रिंग लेके आ रहा है। तो जब स्ट्रिंग लेके आ रहा है तो तुमने बोला कि यार नेम के अंदर मुझे कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है। तो ये सेम ये चीज़ क्या कहलाती है? जेनेरिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेम उठा के यहाँ रख दो। क्या रख दो? यहाँ पर उठा के रख दो। पर तुम इसका बेस्ट नाम क्या है भाई? टी रख देना। इसका बेस्ट नाम क्या रख देना? टी रख देना। टी मतलब ये क्या है? ओपनिंग टैग तुमने बनाया और उसके अंदर टी डाल दिया। तुम इसके अंदर यू रख सकते हो, तुम इसके अंदर एस रख सकते हो, तुम इसमें ए रख सकते हो। बेस्ट नाम क्या है भाई? टी। टी स्टैंड फॉर टेम्पलेट वगैरह कुछ। तो टी किस टाइप का हुआ इस बार? ये जो स्ट्रिंग तुमने भेजा है, ये जो टी है, ये जो टी है वो इस बार क्या बन गया भाई? स्ट्रिंग बन गया। और जब तुम नेम को बोलोगे कि यार जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है भाई? टी टाइप की है। और टी को तुम क्या करो? वेरिएबल के आगे जाके लगा दो। वेरिएबल के आगे जाके टी को लगा दो। अब जो नेम है वो किस टाइप का है? टी टाइप का है। और टी क्या है भाई? स्ट्रिंग है। टी क्या है भाई? स्ट्रिंग है। इस बार अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि दोस्त मुझे यहाँ से नंबर भेजना है, और नंबर क्या है भाई? मैंने कहा 1 2, तो इस बार ये दोनों के लिए चल जाएगा। तो इस बार ये दोनों के लिए चल जाएगा। अगर मैं बोलूँ यार नेम डॉट करो, वैसे मुझे पता है नहीं मिलेगा डॉट में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टाइप नैरोइंग करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? टाइप नैरोइंग। मैंने कहा दोस्त मेरे पास टाइप ऑफ नेम है अगर स्ट्रिंग, क्या है भाई? स्ट्रिंग है। तो आप क्या करो? आप जो है ना नेम डॉट करके दिखा दो, तो स्ट्रिंग के मेथड्स आ गए। अब मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ अगर मेरे पास टाइप ऑफ नेम, नेम कह सकते हैं, हाँ चलो, अगर नंबर है तो इसको क्या करो? नेम डॉट करके दिखा दो। तो फिर मुझे इधर क्या मिल रहे होंगे? नेम के मेथड्स, नंबर्स के मेथड्स मिल रहे होंगे। ठीक है। वेरिएबल हाँ मुझे पता है थोड़ा सा आउट हो गया होगा नंबर के लिए, पर तुम गुजारा कर लोगे, मुझे आइडिया है। ठीक है। तो तुमने क्या किया? यहाँ से डायनामिक वैल्यू भेजी, डायनामिक वैल्यू भेजी, और उसने डेटा टाइप को डायनामिकली मैनेज कर लिया। किसकी? आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट की डेटा टाइप को डायनामिक
डायनामिकली मैनेज कर लिया। किसकी हेल्प से? जेनेरिक फंक्शन की हेल्प से। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से तुम क्या करते हो, जेनेरिक फंक्शन का यूज करते हो। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ रिटर्न करना है, अगर तुम्हें कुछ रिटर्न करना है तो तुम क्या बोलो भाई, रिटर्न भी क्या होगा, टी होगा। और रिटर्न को क्या करा दो, तुमने बोला रिटर्न नेम। नेम किस टाइप का है, टी टाइप का है। समझ आ रही है? तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न करा सकते हो। समझ आई? तो कितना आसान हो गया काम। अब हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी कोड को देखने में लग रही है कि यार अब हम यहाँ से क्या भेजेंगे, ये भेजना पड़ेगा सर, जो डेटा टाइप भेज रहा हूँ वो भेजनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसको भी यहाँ से हटा सकते हो, इसको भी यहाँ से हटा सकते हो। मतलब सर अब खुद ब खुद चल रहा होगा कोड, बताना भी नहीं पड़ रहा। हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही है कि यार तुमने जो यहाँ से नंबर भेजा, ये इसको खुद से इन्फर कर रहा होगा, खुद से यहाँ भेज रहा होगा, खुद से यहाँ पर रख रहा होगा, और रिटर्न भी इसकी टाइप को दे रहा होगा। पर मेन चीज़ क्या है, यहीं से इसको देखेगा और यहीं से इसको पूछा देगा कि क्या डेटा टाइप है। ठीक है, तो अभी भी स्टिल ये वैलिड कोड है, ये वैलिड कोड है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, जेनेरिक फंक्शंस बना सकते हो। क्लियर है? काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी ताकि तुम्हें और अच्छे से पक्का हो जाए। क्लियर है? किस किस को क्लियर है, ज़रा हैंड रेज करके बता दे। अच्छा, मीट एंड हो गया, बेहतरीन। फटाफट से एक नया मीट बनाते हैं। आ, मैं फटाफट से एक नया मीट क्रिएट कर दूं भाई, और शेयर कर दूं। इसको ज़रा सा स्टॉप करते हैं। स्क्रीन आ रही है आपके पास उधर? ठीक है। अच्छा भाई, हमने देख लिया कि यार हमारे पास किस तरीके से जेनेरिक फंक्शन काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम अगले टॉपिक पर बढ़ें तो अपन क्या करते हैं यार, इंटरफेस को देख लेते हैं कि यार इंटरफेस क्या है। इंटरफेस का मतलब है इंटरफेस का यूज़ हम तब करते हैं तब करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट्स की शक्ल ऑब्जेक्ट्स की शक्ल डिफाइन करनी हो। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है। तो मैंने कहा दोस्त, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, किसका, यूज़र का। यूज़र के पास क्या होगा, एक ईमेल होगा, और ईमेल के अंदर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। और अभी फ़िलहाल एक ही रखेंगे, तुम समझ गए होगे, तुमने बहुत अच्छी सी जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है। ठीक है, मेरे पास एक यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर क्या भाई, एक ईमेल की प्रॉपर्टी है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक इंटरफेस क्रिएट हो, किसके लिए, यूज़र के लिए। क्या यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का दिखेगा, मैंने कहा ईमेल होगी। ईमेल क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ईमेल क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, कॉलन आएगा। ठीक है, ईमेल किस तरह की होगी भाई, स्ट्रिंग तरह की होगी। अगर तुम बोलते हो कि यार ईमेल जो है वो नंबर तरह की है, और जब तुम बोलोगे कि यार मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन किसका है भाई, रैंडम कुछ फंक्शन है, और रैंडम क्या करता है, यूज़र एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, यूज़र एक्सेप्ट करता है, और फिर उसके पास क्या है, यूज़र है। और फिर तुमने कहा ठीक है, और रैंडम जब चलेगा तो रैंडम अपने साथ क्या लेके जाएगा, यूज़र लेके जाएगा। यूज़र यहाँ पर क्या भाई, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो तुमने बताया कि यार यूज़र जो है उसकी शक्ल किस तरह की है, इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह का है। तो इंटरफेस के अंदर तुमने ईमेल को क्या बोल दिया, नंबर है। और ऑब्जेक्ट के अंदर तुम बोल रहे हो ईमेल की जो प्रॉपर्टी वो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या आने वाला है भाई, एरर आने वाला है। क्यों आना है, क्योंकि टाइप कॉन्फ्लिक्ट कर रही है इनकी। तो तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, तुम्हें स्ट्रिंग चाहिए, तो तुम्हारा ये एरर खत्म। तो ये इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इंटरफेसेस वगैरह को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब तुमने इंटरफेस क्रिएट कर दिया तो तुम्हारे पास क्या हो सकती थी, एक यूज़र की आईडी भी हो सकती थी। किसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी जो है वो क्या हो सकती थी भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी क्या हो सकती थी भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी कुछ भी हो सकती थी, रैंडम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और फिर तुम यहाँ पर बोलते हो मेरी जान, सॉरी, तुम क्या बोलते हो कि भाई यूज़र का एक इंटरफेस है, और फिर वहाँ पर क्या है, यूज़र की आईडी भी है। और आईडी किस तरह की दिखती है भाई, आईडी दिखती है जेनेरिक तरह की। किसकी तरह की, जेनेरिक। मैंने कहा भाई टी, क्या बोला भाई, टी। किस तरह की दिखती है भाई, टी तरह की दिखती है।
अब जब टी तरह की दिख रही है तो तुम यहाँ पर बताओगे कि यार इसकी जो टाइप है वो किस टाइप की है भाई, नंबर टाइप की है। तो तुमने यहाँ पर बता दिया कि यार हमारे पास एक यूज़र का इंटरफेस है और उसके अंदर जो यूज़र आईडी है, जो यूज़र आईडी है उसकी टाइप क्या है भाई, नंबर है। नंबर यहाँ पर गया, नंबर ने इसको असाइन कर दिया और यहाँ पर वैल्यू क्या थी, नंबर। अभी मैंने हार्ड कोडेड रखा है, हार्ड कोडेड रखा है और मैं चाहता तो मैं ये पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से डायरेक्ट भी भेज सकता था, यहाँ से डायरेक्ट भी भेज सकता था। तो जब ये वैल्यू जारी होगी, अगर ये स्ट्रिंग चली गई तो ये इसको खुद से, तो ये इसको क्या करेगा, खुद से इसको बना देगा क्या, नंबर। सही है, क्या बना देगा इसको, इसको यहाँ से खुद से नंबर बना के आगे भेज रहा होगा। पर मुझे पता है कि यार ये नंबर नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि मैंने अपने इंटरफेस के अंदर बता रखा है कि यार ये नंबर भेज रहा हूँ। तो अब ये देखता है कि यार ये नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एरर। अगर मैं यहाँ पर इसको बता दूंगा कि यार ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मुझे एरर खत्म। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो भाई, अपने इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो और फिर उनका यूज़ कर सकते हो। तो तुमने देखा कि यार जेनेरिक इंटरफेस के अंदर क्या हुआ, वैल्यू डायरेक्ट गई और डायनामिक हो गया। तो कुछ इस तरीके से तुम काम करोगे, काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि यार किस तरीके से हम काम करते हैं इंटरफेसेस के साथ और फिर दीगर चीज़ें। लास्ट चीज़ हमारी रहती है कौन सी भाई, जेनेरिक क्लासेस। मतलब क्लासेस के अंदर भी हमारे पास क्या आ रही होंगी भाई, डायनामिक वैल्यू आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी भाई, डायनामिक वैल्यू। और मैंने कहा यार मेरे पास एक क्लास है, क्या चीज़। हम्म, हाँ हुआ ना, मैंने इसको यहाँ से भेजी ना टाइप कि यार ये जो टाइप आ रही है वो क्या है, नंबर है। सही है। पर देखो इंटरफेस में बताना पड़ेगा, इंटरफेस के अंदर बताना पड़ेगा कि यार ये जो टाइप आ रही है वो क्या है, किसकी, प्रॉपर्टी की। तो इसका क्या है भाई, हमारे पास तरीकेकार सिंटैक्स यही है। सही है। पर यहाँ पर तो डायनामिक हो गया ना कि यार ये यूज़र की जो आईडी थी वो किस में पड़ी हुई है, यूज़र की आईडी की जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, ये कहीं और से आ रही है। मतलब कोई और बंदा बैठ के इसको हैंडल करेगा, ये खुद से इसको हैंडल नहीं कर सकता। सही है। पर ऐसा सिनारियो होगा नहीं कि यार यूज़र की आईडी जो है ना उसको पता ही नहीं है कि यार किस टाइप की आ रही है, स्ट्रिंग होगी, हमें पता होता है आगे जाके। पर मैंने एक एग्जांपल दिए तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है। हाँ हाँ लगा सकते थे। हाँ बिल्कुल। एक ये भी है, पर देखो सिनेरियोज है ना कि यार सिंटैक्स मुझे ये मिला हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ दूँ, तुम्हारी वाली बात को कोट करता हूँ कि यार यहाँ से अगर मैं इसको छोड़ दूँ, नंबर ना दूँ, जब मैंने नंबर नहीं दिया हुआ था तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिल रहा है। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि यार रिक्वायर वन टाइप आर्गुमेंट, यहाँ से क्या लेके जा रहा है, आर्गुमेंट लेके जा रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि यार ये किस टाइप का है, आर्गुमेंट भेज रहा हूँ यहाँ पर, जब ये जाएगा यहाँ पर तो फिर इसके बाद समझ लो आर्गुमेंट रिसीव हो रहा होगा। मतलब इंटरनली पता नहीं कैसे कर रहा होगा भाई, पर ये कर रहा है। ठीक है। मतलब एक वैल्यू यहाँ से जा रही है जो वहां पर जा रही है, रिसीव हो रही है, तो मतलब डायनामिक ही हो गया ना कि यार एक वैल्यू लेके जा रहा है और फिर उसको अपडेट खुद से कर रहा है। टी को मुझे खुद से अपडेट नहीं करना पड़ा, टी को मुझे खुद से अपडेट नहीं करना पड़ा, मैं सिर्फ यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, आर्गुमेंट भेज रहा हूँ कि यार मेरी जो टाइप है वो नंबर टाइप की है। तो ये भी चीज़ क्या है, एक तरीके से डायनामिक है। ज़रूरी थोड़ी है कि यार खुद से हैंडल हो रही हो। अब जब हम डायनामिक, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि यार एक वेबसाइट है जिसका कंटेंट जो है ना, अब हार्ड कोडेड नहीं है, मतलब स्टैटिक नहीं है। हार्ड कोडेड नहीं है, स्टैटिक नहीं है। मतलब जब HTML CSS की वेबसाइट बनाते थे तो हार्ड कोडेड होता था, इस बार हमने जावास्क्रिप्ट से हैंडल किया डेटा। पर स्टिल वो क्या है भाई, स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि उसका डेटा चेंज नहीं कर पा रहा कोई। पर अगर तुम उसके अंदर कुछ और फंक्शनलिटी दे दो जो काम कर सके, काम करने वाली हो, तो वो फिर क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात, जो तुमने बोला कि यार सर वो होगा डायनामिक। तो ठीक है। तो इसके अंदर भी ना यार सिंपल, तो तुमने क्या करना है यार, एक सिंटैक्स प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ से एक आर्गुमेंट भेजना है कि यार ये किस टाइप का है और फिर तुम्हारा इंटरफेस डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, समझ आई। गुड हो गया। अच्छा मेरे पास जेनेरिक है, लाफिस। मैंने कहा मेरे पास जेनेरिक है किसके लिए, क्लास के लिए। मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास किसकी होगी भाई, यूज़र की हो सकती है। और यूज़र क्या करेगा, यूज़र बनाएगा, यूज़र क्या करेगा, यूज़र बनाएगा। और मैं बोलता हूँ यार मेरे पास पब्लिक नेम होगा यूज़र का, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। पर मैं इस बार क्या बोल रहा हूँ, चलो स्ट्रिंग बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो मेरे पास होगी ना, यूज़र की एज होगी, वो भी पब्लिक होगी, एज होगी। अच्छा, एज तो बच्चा जो है ना पैदा 0 साल से होता है। चलो हम जो है ना ऐसा बनाते हैं कि यार यूज़र बनाएंगे, हम ये नहीं बना रहे कि वो पैदा हुआ है या नहीं हुआ। मैंने कहा पब्लिक एज
और एज जो है वो किस टाइप की होगी भाई, टी टाइप की होगी। किस टाइप की होगी भाई, टी टाइप की। अब ये टी कहाँ से आएगा, यहाँ से मिलेगा। टी कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ से कहाँ पर, यहाँ से कहाँ से आएगा वो देख लेंगे। कर्ली ब्रैकेट में से यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ताकि एरर खत्म हो। और फिर मैंने बोला मेरे पास मैंने कहा यूज़र वन होगा। और यूज़र वन क्या है, न्यू यूज़र। और फिर यहाँ से जाएगी क्या भाई, नेम जाएगा। यूज़र नेम में मैंने कहा हसन। और दूसरी चीज़ क्या बोली, एज। एज क्या बोल दी, 22। तो यहाँ से देखो ये खुद गया और फिर इसने खुद से इसको मैनेज किया और फिर यहाँ पर ये वाली वैल्यू असाइन कर दी। समझ आ रहा, एट द एंड ये क्या भाई, हमारे पास आर्गुमेंट है और ये मेरे को यहाँ पर मिल गया। देखो यहाँ से भी मैं क्या भेज रहा हूँ, आर्गुमेंट भेज रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि यार मेरे पास जो वैल्यू जा रही है, मेरे पास जो वैल्यू जा रही है वो क्या भाई, एक स्ट्रिंग है। और फिर दूसरी जो है वो क्या है भाई, मेरे पास एक नंबर है। तो इस तरीके से मैं नहीं दे पा रहा। मेरे ख्याल से ऐसे देना पड़ता है, शायद इस तरीके से ऐसे देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, पर बेहतरीन चीज़ क्या है यार, मुझे बनी बनाई टाइप स्क्रिप्ट ये चीज़ फीचर मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने जो ना इसके अंदर क्या देख लिया यार, किस तरीके से यूज़ करना है। हमने इसके अंदर लुब्बे लुबाब देखा कि यार किस तरीके से काम हो रहा है। और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करके देखें। अगर तुम्हें अब भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो तुम ये वाली वीडियोस को कवर कर सकते हो, जिसके अंदर हमने देखो इसमें किया टाइपस्क्रिप्ट एडवांस फंक्शंस, टाइप सिस्टम, जेनेरिक क्लासेस और भी बहुत कुछ। ठीक है, ये वाली वीडियो को तुम कवर कर लेना। और मैं समझता हूँ कि यार काफ़ी सारा ना तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप काफ़ी अच्छा सेशन रहा होगा उज़ैर। काफ़ी सारे लड़के मेरे ख्याल से चले भी गए और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है ना टाइपस्क्रिप्ट को एंड करके रिएक्ट के ऊपर लैंड करेंगे।